अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम ये जानते हैं कि यूरोपा पर पानी मौजूद है। यूरोपा जुपिटर का एक चांद है जिसे आप एक दूरबीन के ज़रिए ज़मीन से भी देख सकते हैं। तो क्या वहाँ पर ज़िंदगी भी मौजूद है? और अगर वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है तो उसको तलाश करने के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं? मैं आपको सबसे पहले यूरोपा के बारे में बताना चाहूँगा कि वहाँ पर हमें श्नॉप्स मिल चुके हैं। पानी तो मिल ही चुका है। श्नॉप्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, सी, एच से हाइड्रोजन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फॉस्फोरस, एस से सल्फर। याद रखने ये वो एलिमेंट्स हैं जो कार्बन बेस्ड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, श्नॉप्स। तो हमें इससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ पर ज़िंदगी हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा मिनरल वहाँ पर मौजूद है वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हमने यूरोपा तक जाना कैसे है? 2024 में नासा ने एक लॉन्च प्लान की है जो कि स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च होगी और वो सीधी जाएगी यूरोपा पर। ये वो लॉन्च है जो किसी किस्म का ग्रेविटी असिस्ट नहीं लेगी। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को अपने मोशन को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। 10 मीट्रिक टन वेट लेकर जाएगी और इसकी स्पीड होगी 39,600 किलोमीटर। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये फ्लोरिडा से लॉन्च होगी और 2023 में जो मून पर मिशन जा रहा है उसके लिए भी फाल्कन हैवी रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इस रॉकेट को स्पेस एक्स ने बनाया है तो इसके जो बूस्टर हैं, फ्यूल बूस्टर चैम्बर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब स्पेस से ये रॉकेट बाहर की तरफ निकलेगा तो वो वापस ज़मीन पर आ जाएंगे, ज़मीन पर लैंड कर जाएंगे। स्पेस में एंटर होते हुए फर्स्ट स्टेज चैम्बर इससे अलग होगा पेलोड से और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर वापस आ जाएगा, जबकि पेलोड यूरोपा की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस लॉन्च तस्वीर में दिखाई जा रही हैं। इस पेलोड को यूरोपा तक पहुंचने के लिए 2 साल चाहिए। तो 2024 में हम इसे लॉन्च कर रहे हैं और 2026 में ये यूरोपा पर पहुंचेगा। यूरोपा पर 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर हमने आइडेंटिफाई किया कि इसे उतारा जा सकता है। ये इलाके इक्वेटर के पास हैं और उनमें से किसी भी जगह पर हम इसे उतार सकते हैं और जैसे हम इसे उतारेंगे तो ये फ़ौरन ड्रिलिंग शुरू कर देगा। लेकिन अभी एक जिन बीच में मौजूद है और ये बहुत बड़ा जिन है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और इसी वजह से उसकी एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ पर रेडिएशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड ज़मीन से 20,000 गुना ज़्यादा है और वहाँ पर जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो 15 किलो रैड पर डे एक दिन में 15 किलो रैड है। लेकिन अगर आप मार्स का मुआवजा करें तो वहाँ पर 6 किलो रैड रेडिएशन है पर ईयर। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर कितनी रेडिएशन है। एक स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो वहाँ पर उसे चार्ज एनवायरनमेंट नज़र आएगी, उसकी बॉडी पर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा और चार्ज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमें उसे डिस्चार्ज करना होता है। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है जो कि इस स्पेसक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें उसे मुसलसल डिस्चार्ज भी करना है और उसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड से भी बचाना है। मैं आपको यहाँ पर एक क्रायोबॉट दिखा रहा हूँ जो कि ये लैंडर्स जब यूरोपा पर उतरेंगे तो उसके फ़ौरन बाद इन क्रायोबॉट्स की मदद से उसकी सरफेस पर जो आइस है उसमें ड्रिल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस आइस के नीचे है पानी। इन क्रायोबॉट्स की जो टिप है वो गर्म होती है, वहाँ से पानी की शावरिंग होती है, गर्म पानी आइस की तरफ निकलता है और वो वार्म टिप होती है। तो पानी आइस को आहिस्ता आहिस्ता कुछ पिघलाता है और उसके बाद ये प्रेशर देते हैं और जिस तरह बोर करते हैं उसी तरीके से ये बर्फ़ को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। अब अगर इसकी टिप गर्म है तो इस एनर्जी की भी ज़रूरत है और वो एनर्जी आती है फिशन रिएक्टर से। इसके अंदर फिशन रिएक्टर होता है या रेडियो आइसोटोप हीटिंग के ज़रिए। ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम आइसलैंड में भी कर चुके हैं। हम ऑलरेडी आइसलैंड में एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन अप्लाइड फिज़िक्स डिपार्टमेंट ने। उन्होंने वहाँ पर इससे जब आइस के अंदर धकेला तो इसने 10 मीटर का सफ़र
10 मीटर का सफ़र 1 घंटे में तय किया। ये इसकी स्पीड है। और उसके बाद इस पर बहुत सी इम्प्रूवमेंट की गई। इस पर स्प्रे बॉटल्स लगाई गई जो कि गर्म पानी को स्प्रे करती हैं जहाँ पर इसे करना होता, आगे ड्रिल करना है। और उसके साथ साथ इससे कम्युनिकेशन में भी बहुत मदद मिली। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि बर्फ़ में रेडियो फ्रीक्वेंसीज और रेडियो वेव्स काम नहीं करती। इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है कि क्यों नहीं करती। मैं ये एंड में पूछना चाह रहा था, लेकिन अब बीच में जिक्र है तो अब मैं देखूंगा कि कमेंट्स में किसने लिखा है कि रेडियो स्पेक्ट्रम बर्फ़ में, अगर बर्फ़ की दीवार है तो उसके पार रेडियो सिग्नल क्यों नहीं जाता। अब रेडियो सिग्नल तो जा नहीं सकता, हमने मदद ली लेज़र से। इस क्रायोबॉट के साथ साथ हम एक फाइबर ऑप्टिक भी बिछा रहे होते हैं जो कि वहाँ से जितना भी डाटा है जो क्रायोबॉट इकट्ठा कर रहा है अपने कैमरों के ज़रिए, अपने सेंसर्स के ज़रिए, वो उस फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए सरफेस पे पहुँच रहा है यूरोप। और इस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क इस तरीके से बचाया जा रहा है। जब ये क्रायोबॉट एक मरतबा बर्फ़ को तोड़ता हुआ नीचे पानी में जाएगा, पानी में पहुँचेगा, तो इसमें से 4 आर्टिफिशियल मछलियाँ निकलेंगी। इन मछलियों को हाइड्रोबॉट्स कहा जाता है, पानी के रोबोट्स कहा जाता है। इनके अंदर प्रोपल्शन इंजन लगे होते हैं और मछलियों की तरह तैरते हुए ये उस समंदर का जायज़ा लेना शुरू कर देंगे। इनके अंदर कैपेसिटी है और इंस्ट्रूमेंटेशन है कि ये पूरे सी के बेड फ्लोर को, उसकी सतह को मैप कर सकते हैं और सिग्नल्स जो हैं वापस भेजती रहती हैं क्रायोबॉट को, और उसके ज़रिए फाइबर ऑप्टिक्स, और फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए हम तक ज़मीन तक पहुँचता रहेगा। और जब ये चार्ज, क्योंकि इनको भी एनर्जी चाहिए, ये तैर रही हैं, जब ये पूरी चार्जिंग ख़त्म कर बैठती हैं तो ये दोबारा क्रायोबॉट की तरफ आती हैं और क्रायोबॉट इनको चार्ज करता है। लेकिन वहाँ पर एनर्जी कहाँ से आती है? वहाँ पर एनर्जी आती है जुपिटर से, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे चाँद की वजह से हमारे समंदरों में टाइडल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इन टाइडल वेव से हम ज़मीन पर भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं और यही टाइडल वेव्स हमें एनर्जी देती हैं यूरोपा पर। तो वहाँ पर टाइडल एनर्जी हासिल की जाती है और उनके ज़रिए इन मछलियों को चलाया जाता है और वो मछलियाँ फिर वापस आती हैं। अगर आप इस क्रायोबॉट की बात करें तो जो एक्सपेरिमेंट ज़मीन पे किए उसमें जब इसका डायमीटर, क्रायोबॉट की बात हो रही है, हमने लिया 25 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ थी 2.5 मीटर और डायमीटर था इसका 25 सेंटीमीटर। तो इसे 10 साल लगे इस बर्फ़ को तोड़ने के लिए। यानी अगर उस बर्फ़ को तोड़ना है तो इसे 10 साल लगेंगे नीचे पानी तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर 25 से बढ़ाकर इसका डायमीटर कर दें 50 सेंटीमीटर, बड़ा कर दिया, और इसका लेंथ जो है वो 5 मीटर रख दी जाए, डबल कर दी, तो अब इसे 4 साल चाहिए उस बर्फ़ को तोड़ के नीचे जाने के लिए। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हमारे डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से, क्या हम बड़ा क्रायोबॉट लेके जाना चाहेंगे तो उस लिहाज से हमें फ्यूल भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि हम दूसरे प्लैनेट के एक मून पर जा रहे हैं। ये डिसीजन हमारा होगा। अब ये मछलियाँ वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल को भी डिटेक्ट करेंगी, वहाँ पर लाइफ को डिटेक्ट करेंगी, वहाँ पर माइक्रोब्स को डिटेक्ट करेंगी, वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स को डिटेक्ट करेंगी जो कि हमें ज़िंदगी के बारे में कुछ शवाहिद दे सकते हैं। इनका काम यह है कि इन्होंने पूरा सी बेड फ्लोर डिटेक्ट करना है, उसको रीड करना है, उसको स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है और वो सारा डाटा हमारे पास भेजना है कि हम देख सकें कि क्या वहाँ पर लाइफ मौजूद है। लेकिन एक बहुत बड़ा ख़तरा ये भी होता है कि जब आप ऐसी कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो खुद ज़मीन के माइक्रोब्स वहाँ पर ना ले जाए, और इसलिए इस पूरे इंजन को, इस पूरे सिस्टम को स्टेरिलाइज़ किया जाता है, इसे बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि ये ज़मीन की लाइफ वहाँ पर इंट्रोड्यूस ना करवा दें। और इस स्टेरिलाइजेशन के लिए हमें कई महीने भी लग सकते हैं। इसका एक पूरा सिस्टम है जो कि मैं कई वीडियोस में बयान कर चुका हूं कि किस तरीके से और किस लेवल की, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, 5 लेवल होते हैं स्टेरिलाइजेशन के। 5 लेवल की स्टेरिलाइजेशन आपको चाहिए होती है। तो इस तरीके से हम जा रहे हैं यूरोपा पर लाइफ को ढूंढने के लिए। अगर 2024 में जाएंगे तो 2026 में पहुँचेंगे, और अगर 10 सालों वाला क्रायोबॉट यूज़ किया तो फिर हम 2036 तक नीचे पहुंचेंगे और 2036 के बाद जाकर हम लाइफ को ढूंढना शुरू कर देंगे। और अगर हमने बड़ा क्रायोबॉट यूज़ किया तो हम 2026 से 4 साल 2030, और 2030 के बाद हम लाइफ को ढूंढना शुरू करेंगे। तो दोनों कंडीशंस में हमें 2030s में या अर्ली 30s में या लेट 30s में हमें पता चलेगा कि क्या यूरोपा पर लाइफ मौजूद है या अभी हमारा सफ़र जारी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।